हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूं मैं भारत पंचाल एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर 1 जो कि है द सॉलिड स्टेट। इसका वन शॉट करेंगे और इस वन शॉट में इस पूरे के पूरे चैप्टर को खल्लास कर देंगे, खत्म कर देंगे। देखो यार, सॉलिड स्टेट मैं कहूं तो बहुत लेंथी चैप्टर है। अगर आप एक एक टॉपिक पढ़ोगे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। ये वीडियो एक क्विक रिवीजन करवा देगी। हर एक टॉपिक को हमने टच किया, हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे समझाया है। ठीक है, इस वीडियो के देखने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन लगाने हैं। जो भी आपको क्वेश्चन लगाने हैं डायरेक्ट आप वो क्वेश्चन लगा सकते हो। ठीक है, बहुत बढ़िया से एक एक टॉपिक को कवर किया सो दैट कि आपकी फास्ट रिवीजन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वीडियो को ध्यान से देखना। वीडियो को बीच में बताया मैंने आपको नोट्स कहां मिलेंगे। क्लियर है। और टेलीग्राम चैनल है भारत पंचाल सर के नाम से, वो ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और क्या फायदा होगा, वहां पे वीडियोस के लिंक मिलते रहते हैं, नोट्स आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। और आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो या फिर इंस्टा पर भी मैसेज कर सकते हो। चलिए बेटा जी, इस चैप्टर को देखिए, बहुत अच्छे समझना आप लोगों ने। और छोटे छोटे नोट्स देखिए, ये क्या है, चैप्टर फास्ट रिवाइज है, तो चाहो तो छोटे छोटे नोट्स खुद से भी साथ के साथ बना सकते हो, मजा आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड किसे कहेंगे हम। सिंपल सी डेफिनेशन हो सकती है, इट इज दैट स्टेट ऑफ मैटर which have definite shape, mass and volume। ये सॉलिड की वो स्टेट है, ये मैटर की वो स्टेट है जिसमें एक डेफिनेट शेप रहेगा, मास एंड वॉल्यूम। सिंपल सी बात समझो, जैसे ये है, ये हमारे पास एक सॉलिड है, इसकी एक फिक्स शेप है, फिक्स इसका एक मास होगा एंड फिक्स इसने एक स्पेस ऑक्यूपाई करना है, इसका फिक्स वॉल्यूम भी है। तो यही बात होती है सॉलिड की, और यही सबसे सिंपल डेफिनेशन भी है। सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो दो तरह के सॉलिड होते हैं बेटा जी। कौन कौन से? फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड सेकेंड इज अमरफस सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट इनका डिफरेंस है और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये पेपर में आ जाए। हम क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहेंगे एंड हम लोग अमरफस सॉलिड किसे कहेंगे। अब इस क्लास को मैं आगे बढ़ाऊं इससे पहले सिंपल से एक वर्ड है, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। केमिस्ट्री का सबसे फेमस वर्ड है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? बनाने वाले पदार्थ। ठीक है, किसी भी चीज को जो बनाने वाले हैं। केमिस्ट्री में हर एक चीज किससे मिलके बनती है? एम से मिलके बनती है। एम मीन्स एटम, आई मीन्स आयन, एम मीन्स मॉलिक्यूल। याद रखिए, केमिस्ट्री में हर एक चीज किससे मिलके बनेगी? एटम से, आयन से या फिर मॉलिक्यूल से। अब एटम किसे कहेंगे? जैसे हमारे पास Na है, Cl है, दोनों अलग अलग हैं, दे आर एटम्स। अगर वो कंबाइंड हो जाते हैं तो वो क्या बन जाएंगे? मॉलिक्यूल। और अगर वो कंबाइंड होकर डिसोशिएट हो गए तो वो क्या बन जाएंगे? यहां पर आयंस बन जाएंगे। याद रखिए। अब यहां पे आते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड किसे कहेंगे हम लोग। सिंपल सी डेफिनेशन है, देखो पहले बना के देख सकते हो आप लोग। कुछ इस तरह से क्रिस्टलाइन सॉलिड के पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, कुछ इस तरह से, इस तरह से। अब एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, सारे पार्टिकल्स एक डेफिनेट पैटर्न में लगे हैं। इसके जो पार्टिकल्स है वो कुछ इस तरह से लगे होते हैं, इस तरह से। क्लियर है। तो इसे हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं? देखो इस तरह से लगा सकते हो तुम लोग चाहो तो। अब इसके जो बेटा जी पार्टिकल्स हैं वो एक पैटर्न में लगे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। यहां पे एक वर्ड बहुत अच्छा रहेगा, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न। यहां पे पार्टिकल्स का पैटर्न क्या है भैया? रेगुलर है। रेगुलर मीन्स एक के बाद एक के साथ एक। और यहां पे बात करो, ठीक है, आ रहे हैं फिर गैप है ना। एक बच्चा है, रेगुलर आया फिर छुट्टी, फिर आया फिर छुट्टी, इस तरह चल रहा है। तो इसको आप लोग सिंपली किस तरह से लिख सकते हो? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर पैटर्न। यहां पे पैटर्न क्या रहेगा भैया? इरेगुलर रहेगा। समझते हो? इरेगुलर मतलब कुछ फिक्स नहीं है कि कौन कहां पे आने वाला है।
अब देखो अगर रेगुलर रहेगा तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो दे हैव डेफिनेट शेप। इनकी जो शेप होती है वो क्या होती है, डेफिनेट होती है, निश्चित होती है, फिक्स होती है। अब यहाँ पे बात करो, इधर उधर पार्टिकल्स हैं तो डेफिनेट शेप नहीं हो सकती, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दे हैव इनडेफिनेट शेप। इनकी शेप क्या रहेगी भैया, इनडेफिनेट रहेगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब देखो इनके पार्टिकल्स बिल्कुल साथ साथ लगे हैं, तो जब हम इसको काटेंगे, मान लो हमने इसमें कटिंग की, इस तरह से मैंने इसको काट दिया, तो ये कुछ इस तरह से कटिंग शो करेगा। और अगर हम इसको काटे, नोटिस कीजिए यहाँ पे गैप बहुत ज्यादा है, तो ये कुछ इस तरह से कटने वाला है, इस तरह से। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट दे शो क्लीन क्लीवेज, क्लीन क्लीवेज व्हेन कटेड, क्लीन क्लीवेज व्हेन कटेड। इस बात का मतलब समझते हो कि जब इनको काटा जाएगा तो ये बिल्कुल साफ सफाई से कटेंगे। और यहां पे बात करो, गैप है, रफ क्लीवेज होगी, खुरदरी सी क्लीवेज होगी, इस तरह से लिख सकते हो दे शो रफ क्लीवेज व्हेन कटेड, दे शो रफ क्लीवेज व्हेन कटेड। जब हम इनको काटेंगे तो ये रफली कटेंगे, साफ सफाई से नहीं कटेंगे। अब अगली बात समझिए, क्योंकि इनके पार्टिकल बिल्कुल पास पास लगे हैं तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा ये एक दूसरे से अट्रैक्शन शो करेंगे, तो इससे लंबे लंबे स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो दे शो लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट, दे शो लॉन्ग ऑर्डर अरेंजमेंट। ठीक है, इनसे बड़े बड़े स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। अभी एग्जांपल समझोगे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। यहां पे बात कीजिए बेटा जी, तो गैप बहुत ज्यादा है, गैप आने की वजह से फोर्स ऑफ फ्रैक्शन वीक हो जाती है, तो इनके क्रैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहां पे आप लोग लिख सकते हो दे शो रफ क्लीवेज, दे शो रफ क्लीवेज व्हेन कटेड, क्लीवेज व्हेन कटेड। जब इनको काटा जाएगा तो ये रफ क्लीवेज शो करेंगे, खुरदरी क्लीवेज, सॉरी रफ क्लीवेज, क्लीवेज नहीं आएगा, दे शो शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट, शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट। इस बात का मतलब समझिए क्या है, इस बात का मतलब शॉर्ट ऑर्डर अरेंजमेंट का, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है और गैप इरेगुलर है, कभी भी आ सकता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक रहेगी, ब्रेकेबल रहेंगे। आगे बढ़ते हैं, तो आप नोटिस कीजिए सारे पार्टिकल पास पास लगे हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होगा पहली बार और हाई होगा। तो यहां पे हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं दे शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे शो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इस बात का मतलब क्या है, शार्प मीन्स होता है लाइक एक मोबाइल है, मैं बोल देता हूं वो मोबाइल आएगा 35,500 रुपए का, एक फिक्स बात बोल दी। और इनकी बात करें, दे मेल्ट्स ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं बोल दूं भाई देख ले मोबाइल आ जाएगा 30-40 हजार का, एक रेंज में बात कर रहा हूं मैं, 30-40, मैंने कोई फिक्स पॉइंट नहीं बोला, और यहां पे मैं बोल रहा हूं 35,500 का आएगा। तो याद रखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो हमेशा शार्प रहेगा, एक पॉइंट मतलब उसी पॉइंट पे मेल्ट होना है। बट क्योंकि बेटा जिसमें कुछ फिक्स नहीं है, सारे पार्टिकल इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो दे मेल्ट्स ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर। क्लियर होता है। आगे बढ़िए, आप खुद से देखो बढ़िया सॉलिड कौन सा लग रहा है, हार्डनेस भी बहुत है, डेफिनेट शेप भी है, सब कुछ बढ़िया है इनके अंदर। तो दीज आर ट्रू सॉलिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि ट्रू सॉलिड किसे बोला जाता है। हमेशा याद रखिएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड बोला जाता है। एंड अमरफस सॉलिड क्या होते हैं फिर, अमरफस सॉलिड होते हैं सूडो सॉलिड्स। सूडो सॉलिड्स कह सकते हैं, सूडो का मतलब होता है धोखा, नकली, नाम पे कलंक। ये सॉलिड के नाम पे कलंक है, कोई सॉलिड वाली बात नहीं है इनके अंदर। या फिर इनका दूसरा नाम बहुत फेमस होता है सुपर कोल्ड लिक्विड। सर ये सुपर कोल्ड लिक्विड क्या है, आप सिंपल समझो, कोई लिक्विड है, मान लो पानी है, पानी को ठंडा कर देंगे वो ठंडा पानी बन जाएगा। बट अगर आप उसे बहुत ज्यादा ठंडा कर दोगे तो वो बर्फ बन जाएगी, जो कि सॉलिड होता है, बट उसमें सॉलिड वाले गुण तो सारे नहीं होंगे ना। तो इस तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल की बात कर लें, क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल क्या होंगे बेटा जी, मेटल जितनी भी होती है, लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, या फिर सोल्ट जो हो गया लाइक NaCl,
ये सब एग्जाम्पल होते हैं बढ़िया सॉलिड के। अमरफस सॉलिड की बात करो, जब भी आपको अमरफस सॉलिड के नाम पूछे जाए 3-4 नाम होते हैं, ग्लास, रबर, प्लास्टिक। ये कहने को सॉलिड है बट इनके अंदर सॉलिड वाली बात नहीं होती। क्लियर है। अब एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं ना, वो होते हैं दीज आर एनआइसोट्रोपिकल इन नेचर। एनआइसोट्रोपिकल इन नेचर। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं भैया? एनआइसोट्रोपिकल होते हैं नेचर में। सर ये एनआइसोट्रोपिकल क्या होता है अभी डिस्कस करते हैं। अभी लिखो। और अमरफस सॉलिड क्या होते हैं? अमरफस सॉलिड हमारे पास होते हैं आइसोट्रोपिकल इन नेचर। आइसोट्रोपिकल इन नेचर। अभी इन बातों का मतलब समझते हैं बेटा जी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ साथ लिख लो, बेस्ट रहेगा। वैसे मैं टाइम दूंगा, डोंट वरी। तो आगे बढ़ते हैं, अभी समझते हैं कि सर ये आइसोट्रोपी का क्या मतलब है, एनआइसोट्रोपी का क्या मतलब है। एक होता है हमारे पास आइसोट्रोपी और एक होता है हमारे पास एनआइसोट्रोपी। एनआइसोट्रोपी सिंपल समझो, इसका शॉर्टकट होता है एसडी। एसडी मतलब सन्नी देओल, संजय दत्त, जो तुम्हारा दिल करे। और यहां पे आप लोग याद रख सकते हो डीडी। डीडी मतलब दूरदर्शन, है ना, डेली डेटाबेस। तो याद रखना, सन्नी देओल की फिल्म आई है दूरदर्शन पे। सन्नी देओल की फिल्म आई है दूरदर्शन पे। सर इसका मतलब क्या हुआ? इस एस का मतलब हुआ, एस का मतलब हुआ बेटा जी सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। सर इस डी का मतलब क्या हुआ? इन डिफरेंट डायरेक्शन। डिफरेंट डायरेक्शंस। आइसोट्रोपी का मतलब क्या होता है बेटा जी? सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। डी का मतलब क्या होगा? डी का मतलब याद रखिए यहां पे, डी का मतलब है डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डी। डी का मतलब यहां पे रहेगा डिफरेंट डायरेक्शंस। डिफरेंट डायरेक्शंस। जो फिजिकल प्रॉपर्टी सेम शो करेगा हर एक डायरेक्शन में, उसका मतलब है वो होता है बेटा जी आइसोट्रोपी। एंड इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं आइसोट्रोपिकल सब्सटेंस। एंड यहां पे क्या होगा? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी इन डिफरेंट डायरेक्शन। इस तरह के सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलने वाले हैं? एनाइसोट्रोपिकल सब्सटेंस। शॉर्टकट क्या था? सनी देओल की फिल्म कहां देखनी है? दूरदर्शन पे देखनी है। और आगे समझिए, आइए सनी देओल की फिल्म आई है दूरदर्शन पे, और आइए उसकी फिल्म कहां बैठ के देखेंगे? एसी रूम में बैठ के देखेंगे। आइए उसकी फिल्म कहां बैठ के देखते हैं? एसी रूम में बैठ के देखते हैं। आई का मतलब होता है आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी इज शोन बाय ए मीन्स होता है अमorphous सॉलिड। आइसोट्रोपी इज शोन बाय अमorphous सॉलिड। एंड एसी का मतलब क्या हुआ? एसी का मतलब क्या हुआ यहां पर? एनाइसोट्रोपी इज शोन बाय सी। सी का मतलब यहां पे है क्रिस्टलाइन सॉलिड। एनाइसोट्रोपी इज शोन बाय क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब याद है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हमने लिखा भी है, एनाइसोट्रोपी इन नेचर। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एनाइसोट्रोपिकल होते हैं, एंड जो अमorphous सॉलिड है वो आइसोट्रोपिकल है। शॉर्टकट क्या है? सनी देओल की फिल्म दूरदर्शन पे, आइए उसकी फिल्म कहां बैठ के देखते हैं? एसी रूम में बैठ के देखते हैं। एक जरूरी बात, फिजिकल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं? किन फिजिकल प्रॉपर्टीज की यहां पे बात की गई है? फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बेटा जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दूसरा आप लोग लिख सकते हो थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी। तीसरी प्रॉपर्टी यहां पे लिखी जा सकती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है? तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर सेम है हर डायरेक्शन में तो आइसोट्रोपी, डिफरेंट है तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? एनाइसोट्रोपी बोलेंगे। जल्दी से चिपका दो इसको, जल्दी से चिपकाओ। चिपका दिया। देखिए अब बढ़ते हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मैं रफ कर रहा हूं भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहां से। एक टाइप है टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। पेपर में पूछा जाता है आपसे टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप बताइए। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन
सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड चार तरह के होते हैं और सिंपली आप लोग उसे कैसे याद रख सकते हो, IMCM करके, IMCM याद रहेगा ना, आई एम चीफ मिनिस्टर, कि नहीं, IMCM। इनका मतलब क्या होता है? आई का मतलब होता है आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड। एम का मतलब होता है मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। सी का मतलब होता है कोवलेंट सॉलिड एंड इस एम का मतलब होता है बेटा जी मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये चार टाइप होते हैं, याद रखने आपने, आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है कि इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन से हैं, इनको बनाया किससे जाता है। आयनिक सॉलिड किससे बनेगा? ऑब्वियसली आयनिक है तो आयन से मिलके बनेगा। किससे मिलके बनेगा? आयन से। और आयन दो तरह के होते हैं, कैटायन एंड अनायन, ठीक है। अब बात करते हैं मेटालिक सॉलिड की। मेटालिक सॉलिड किससे मिलके बनेंगे भैया? मेटल्स की सबसे खास बात क्या होती है कि उनमें से बिजली बहुत अच्छे से पास होती है, और वो किस वजह से पास होती है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के पास, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और एक दो पॉजिटिवली चार्ज होल होते हैं और उन पॉजिटिव चार्ज होल को क्या बोलते हैं? पॉजिटिव कर्नल। मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो? जैसे ये है आपके पास कोई सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, उसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत ही ज्यादा, हद से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स 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 भरे पड़े होंगे, और बीच में कहीं एक पॉजिटिवली चार्ज होल हो सकता है। उस पॉजिटिवली चार्ज होल को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कर्नल बोलने वाले हैं। आगे बढ़िए, कोवलेंट सॉलिड किससे मिलकर बनेगा? कोवलेंट सॉलिड हमेशा मिलकर बनने वाला है एटम्स से। किससे मिलकर बनेगा? एटम से। और मॉलिक्यूलर सॉलिड किससे मिलकर बनेगा? मॉलिक्यूल से। सिंपल, मॉलिक्यूल्स, बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल से मिलकर बनेगा। अगला, इनकी बाइंडिंग फोर्स कौन सी है? इनको ऐसी कौन सी फोर्स है जो इनको जोड़ के रखती है? तो याद रखिए, आयनिक सॉलिड में होता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होता है? आयनिक बॉन्ड। मेटालिक सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होता है? मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। कोवलेंट सॉलिड में कौन सा बॉन्ड होता है भैया? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन सा बॉन्ड रहेगा? मॉलिक्यूलर बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। अब मॉलिक्यूलर बॉन्ड के कई टाइप होते हैं, लाइक मैं पहले नंबर पे बात करूं वैन डर वाल्स फोर्सेज, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई मैं इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, ठीक है बेटा जी, मतलब कर लेंगे, 11th क्लास का टॉपिक है ये। वैन डर वाल्स फोर्स हो गई हमारे पास, या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन हो गई, ये सब मॉलिक्यूलर फोर्स में आते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, इसके अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सब पेपर में जो क्वेश्चन बनता है ना इससे रिलेटेड, वो बनता है इनकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से रिलेटेड, कि इनमें से बिजली पास होगी या नहीं होगी। तो याद रखिए, सभी इंसुलेटर होते हैं, ये भी इंसुलेटर है, इंसुलेटर, ये भी इंसुलेटर होता है, एंड ये भी इंसुलेटर होता है, ये भी क्या रहेगा? इंसुलेटर रहेगा। बट मेटालिक सॉलिड जो मेटल्स होते हैं बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, वेरी गुड कंडक्टर। अच्छा, ये जो मैंने कंडक्टेंस की बात की है, ये बात की है इन सॉलिड स्टेट। आयनिक सॉलिड एक एक्सेप्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ पे। आयनिक सॉलिड में लिखिएगा इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट, इंसुलेटर इन सॉलिड स्टेट बट कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट, कंडक्टर इन मोल्टन स्टेट। भैया सॉलिड स्टेट में तो ये क्या रहते हैं? इंसुलेटर रहते हैं। मतलब अगर मान लो आपके पास नमक है, वो सॉलिड स्टेट में है, तो उसमें से बिजली पास नहीं होगी। बट अगर आप नमक को मेल्ट कर दो, पिघला दो, या उसका एक्वा सॉल्यूशन लो, तब उसमें से करंट पास करा के देखो तो वो पास हो जाता है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि आयनिक सॉलिड में करंट पास होता है आयंस की वजह से। इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे और वो बन जाते हैं। मेटालिक सॉलिड अच्छी कंडक्टर है, कोवलेंट सॉलिड इंसुलेटर होते हैं, बट कैन बी कंडक्टर, कैन बी कंडक्टर। एग्जाम्पल की बात करें तो कौन बन सकता है कंडक्टर? ग्रेफाइट बन सकता है, ग्रेफाइट एक कंडक्टर है, पता होगा सबको, ये बात हुई। एक दो एग्जाम्पल जरूर करने चाहिए आपको, लाइक आयनिक सॉलिड के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? NaCl, KCl, CaF2। मेटल नॉन मेटल जोड़ेंगे तो आयनिक सॉलिड बनेगा। मेटालिक सॉलिड के एग्जाम्पल आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, जो मर्जी। कोवलेंट सॉलिड के बहुत ज्यादा एग्जाम्पल बन सकते हैं, डायमंड है ना, बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, ग्रेफाइट, क्वार्ट्ज, बहुत ज्यादा बॉन्ड होते हैं। मैं आपको बात करूं
कोवलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा बनता है। और मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल क्या बन सकते हैं भाई, I2P4 S8, इस तरह से बहुत ज्यादा एग्जांपल बना सकते हो आप लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड के भी। तो ये है, इसको जल्दी से चिपकाओ और फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए इस चैप्टर का बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो कवर कर रखा है क्रिस ने। एक टॉपिक आता है जिसे हम लोग बोलते हैं स्पेस लैटिस, यूनिट सेल एंड लैटिस पॉइंट। बहुत बड़ा पोर्शन है भाई साहब जो इसने कवर कर रखा है। अभी एक एक चीज का मतलब समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्पेस लैटिस किसे कहेंगे। सिंपल सी डेफिनेशन होती है स्पेस लैटिस की, 3D अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। सिंपल सी ये डेफिनेशन है कि आपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मींस एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स को अरेंज कर देना है 3D में, 3 डायमेंशन में या 3 डायरेक्शन में। अब 3D कुछ ऐसे बना सकते हैं हम लोग, ये हमारा एक्स एक्सिस होगा, ये होगा वाई एक्सिस और ये होगा जेड एक्सिस। क्लियर है। अब यहां पे आप लोग पार्टिकल लगाओ, देखो कुछ इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। यहां पे आप लोग एक क्यूब बना सकते हो, सिंपल है कि नहीं, इस तरह से बना दिया बेटा जी आपने, इस तरह से, ठीक है, इनको बना दिया। अब क्या करो, हर एक लाइन के बिल्कुल बीच वाला पॉइंट लो, यहाँ के बीच वाला पॉइंट यहाँ पे, इसका बीच वाला पॉइंट यहाँ पे, इसके बीच वाला पॉइंट यहाँ पे, इसके बीच वाला पॉइंट यहाँ होगा, ऐसे इसका यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे, यहाँ पर, इसका यहाँ पर, इसका यहाँ पर और भैया ऐसे। अब क्या करना है, आपने इन बीच वाले पॉइंट्स को मिलाना है और प्लस का साइन बनाना है। प्लस का साइन बना दीजिए ऐसे, ये बनेगा ऐसे। सिमिलरली ये बनेगा ऐसे, ये बनेगा ऐसे। सिमिलरली इसको बना दोगे ऐसे ऐसे और इसको बनाओगे ऐसे भैया, इस तरह से बना दो। अब क्या करो, सबसे बाहर वाले पॉइंट से अच्छा जहां पे मिले हैं वहां पे भी एक सर्कल सा बनाओ। सबसे बाहर वाले पॉइंट से सबसे बाहर वाला पॉइंट मिलाओगे, बीच वाले पॉइंट से बीच वाला पॉइंट मिलाओगे, लास्ट वाले पॉइंट से लास्ट वाला पॉइंट मिलाओगे। सिमिलरली सबसे बाहर वाले पॉइंट से बाहर वाला पॉइंट, बीच वाले पॉइंट से बीच वाला पॉइंट, लास्ट वाले पॉइंट से लास्ट वाला पॉइंट, और ये पॉइंट कुछ इस तरह से मिले हैं। ठीक है ना, ये बस बात खत्म हुई। ये बेटा जी हमारा बन चुका है स्पेस लैटिस। बढ़िया लग रहा है ना। बस ये बनाना आना चाहिए। चाहो तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से बनाने की प्रैक्टिस कर लो। इसी को स्पेस लैटिस बोलते हैं। आप लोगों ने 3D में छोटे छोटे पार्टिकल्स को अरेंज कर दिया, इसे स्पेस लैटिस बोलेंगे। अब यहाँ पे वर्ड आता है सर यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट पोर्शन which repeat over and again to make space lattice, over and again to make space lattice। ठीक है, ये बहुत छोटा सा पोर्शन है जो बार बार रिपीट होगा और बार बार रिपीट होकर क्या बना देगा? स्पेस लैटिस बना देगा। मैं आपको एक सिंपल बात समझाता हूं। यूनिट सेल इज लाइक अ रूम, जैसे कमरा होता है ना वैसे यूनिट सेल होता है। एंड स्पेस लैटिस इज लाइक अ बिल्डिंग। ठीक है, तो जैसे एक रूम बार बार रिपीट होता रहता है, बार बार बनता जाए तो पूरी एक बिल्डिंग खड़ी हो सकती है। वैसे एक यूनिट सेल बार बार रिपीट होता रहे तो पूरी स्पेस लैटिस खड़ी हो सकती है। अगर आपको कोई बोले कि यहाँ पे यूनिट सेल को दिखाओ तो बेटा जी ये रहा यूनिट सेल। ठीक है, ये रहा यूनिट सेल, सिंपली क्लियर। इस तरह से आप लोग इस यूनिट सेल को भी दिखा सकते हो। ये रहा, रिपीट कर रहा हूं। स्पेस लैटिस क्या होता है? 3D में छोटे छोटे पार्टिकल्स को लगाओ। यूनिट सेल क्या होता है? वो छोटा सा पोर्शन जो बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट होकर वो क्या बना देगा? बार बार रिपीट होकर वो क्या बनाएगा बेटा जी? स्पेस लैटिस बनाएगा। उसे हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। अब लैटिस पॉइंट किसे कहते हैं? ये समझ में आया। एक कमरा यूनिट सेल, एक बिल्डिंग स्पेस लैटिस। अब लैटिस पॉइंट किसे कहेंगे? वो जो ईंटें लगती हैं, वो जो रेत बजरी लगती है ना बनाने में, वो लैटिस पॉइंट क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स used to make space lattice। ये वो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो बार बार रिपीट होंगे। ठीक है, जैसे ये जो पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को देखो, इस पूरे अरेंजमेंट को क्या कहा जाएगा? इस पूरे अरेंजमेंट को बोला जाएगा स्पेस लैटिस। इसको क्या बोला जाएगा? ये जो छोटा सा कमरा है, इस कमरे को बोला जाएगा बेटा जी यूनिट सेल। एंड ये जो पार्टिकल्स लगाए हैं, इन पार्टिकल्स को बोला जाता है लैटिस पॉइंट। अच्छा,
एक चीज और बता दूं, स्पेस लैटिस का एक और नाम बड़ा फेमस रहता है और उस नाम को बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस भी इसका बहुत ही ज्यादा फेमस नाम है। क्लियर होता है? आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े तो आपसे यूनिट सेल बनाने को बोलते जाए। यूनिट सेल आप लोग किस तरह से बना सकते हो? कुछ इस तरह से बना सकते हो। ये एक यूनिट सेल होता है इस तरह से, सिंपल, बहुत ही आसान। ये रहा। ठीक है, अगर आपसे कोई यूनिट सेल के पैरामीटर पूछे, यूनिट सेल को मापा कैसे जाता है, देखिए यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है एज लेंथ। एज लेंथ को कैलकुलेट किया जाता है बेटा जी ए, बी एंड सी में। ठीक है, ये जैसे ये है, ये एज की जो लेंथ होगी ये होगी ए, ये एज की जो लेंथ होगी ये होगी बी, और ये एज की जो लेंथ होगी ये होगी सी। सिमिलरली यहाँ पे एक्सियल एंगल भी होते हैं, एंड एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है अल्फा, बीटा एंड गामा से। जैसे ए और बी के बीच में जो एंगल है अल्फा, बी और सी के बीच में जो एंगल है बीटा, एंड सी और ए के बीच में जो एंगल होता है वो गामा होता है। इन अरेंजमेंट को, इन पैरामीटर्स को अरेंज करके 14 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम बनाए जा सकते हैं। 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और ये 14 तरह के क्रिस्टल सिस्टम बनाए एक भाई साहब ने, जिनको हम लोग बोलते हैं ब्रेवियस लैटिस इन्हें बोला जाता है। ठीक है, 14 तरह के जो क्रिस्टल सिस्टम बनते हैं, एंड एक्चुअल में ये आते हैं 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम की फॉर्म में। 7 टाइप ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, और ये बनाए किसने? ब्रेवियस ने। जैसे मैं बात करूं, आजकल कितने में भी होते हैं? 2, 3, बट पुराना टाइम ऐसा नहीं होता था। पुराने टाइम में क्या होता था कि दर्जनों के हिसाब से बात होती थी, है ना भाई, किसके कितने में भी दर्जन है, वो मेरे तो 2 दर्जन है, इस तरह से बात होती थी। तो ब्रेवियस भी पुराने जमाने के थे, तो इनके 7 बच्चे थे। ठीक है, कितने बच्चे थे? 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। फोकस करना। इसको याद रखने की ट्रिक क्या रख सकते हैं आप लोग? CT उर्मिला को मारता है। श्योरली इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा। रोहित त्रिवेदी। CT उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी। कैसे? ये है CTOMHRHOTRI, ये हो गया CT उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी। C का मतलब क्या है बेटा जी? यहाँ पे C का मतलब होता है क्यूबिक, T का मतलब होता है टेट्रागोनल। क्या बोलेंगे T को? टेट्रागोनल। O का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक, M का मतलब होता है मोनोक्लिनिक, H का मतलब होता है हेक्सागोनल, RHO का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल, एंड TRI का मतलब होता है ट्राइक्लिनिक। इस तरह से हमारे पास ये 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम बन जाते हैं, या 7 तरह की ब्रेवियस लैटिस बन जाते हैं। याद रखने की ट्रिक रहेगी ना, CT उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी। और ये नाम बेटा जी आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, आपको याद हो जाएगा। अब पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है इनकी एक्सियल लेंथ से रिलेटेड, एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल से रिलेटेड। ठीक है, आपसे ये पूछा जाएगा एक्सियल लेंथ और एक्सियल एंगल से रिलेटेड इनका रिलेशन पूछा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत आसान तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए जनरली ऐसा होता है, जो बड़ा बेटा होता है ना वो शरीर से होते हैं नहीं, और छोटे वाले होते हैं ऊत, मजे ले चिल मारू होते हैं, वो माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं। और जो बड़ा होता है ना वो थोड़े से ऊत होते हैं, बट शरीफ, ऊत नहीं बोलेंगे, खड़ूस होते हैं, बट शरीफ होते हैं वो। तो लेंथ हमें पता है, लेंथ क्या होती है? एज लेंथ या एक्सियल लेंथ वो होती है ABC। तो ये क्या बोलेगा? A = B = C। इसने सारी जो लेंथ बोल ली है वो इक्वल बोल ली है। और जो छोटे वाला है, सिंस वो ऊत है बहुत, शरारती है बहुत, वो क्या बोलेगा? A ≠ B ≠ C। पहली बात तो ये, इसमें सब कुछ इक्वल है, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है। अगली बात करो, अगले वाले में क्या होगा? आप एक कम कर दोगे, A = B but not = C। फिर एक और कम कर दोगे, A ≠ B ≠ C। फिर रिवर्स गियर लगाओगे, ये यहां पे आएगा A ≠ B ≠ C। ये यहां पे आएगा A = B but not = C। ये यहां पे आएगा A = B = C। इस तरह से रिपीट करूं क्या? इसमें सब कुछ इक्वल है, इसमें कुछ भी इक्वल नहीं है। फिर आपने एक कम किया,
एक और कम किया, फिर रिवर्स गियर लगाया, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे लगा दिया। क्लियर है? आगे बढ़िए, एंगल की बात करते हैं। अब बड़े वाला बेटा, शरीफ बेटा सब कुछ इक्वल करेगा। ये क्या बोलेगा? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे कुछ भी इक्वल नहीं है तो ये क्या बोलेगा? अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। अब क्या करोगे? अब ठीक है, फर्स्ट लास्ट वाला सीन तो क्लियर हो गया। अभी इसमें पहले तीन केस इक्वल करते हैं एंगल के। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। पहले तीन केस सेम करेंगे एंगल के केस में। अब बेटे को अलग कर दो, बेटा अलग हो गया। जनरली यही होता है, बेटा अलग होता है पहले। तो अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री और बेटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। बेटा अलग हो गया, इमोशनल होगी माँ, माँ का बीपी हो गया हाई। कितना हो गया माँ का बीपी? अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 और माँ का बीपी हाई हो गया कहां तक? 120 डिग्री तक चला गया। बेटा अलग हो चुका है, माँ भी अलग हो चुकी है, माँ का बीपी। अब बारी किसकी रहेगी? अल्फा की। बीटा अलग हो गया, गामा अलग हो गया, बारी रहेगी अल्फा की। अल्फा क्या कहेगा? भाई मुझे भी अपनी पार्टी में मिलाओ। तो वो क्या कहेंगे? आजा भाई तू भी आजा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, बट बहस किसके साथ है? 90 डिग्री। सबसे इंपॉर्टेंट बेटा जी आपको ये याद रखना है। देखो, क्योंकि पहले तीन केस से लास्ट वाले का हमें पता ही है तो उल्टा होगा। अब समझो, सबसे पहले बेटा अलग हुआ, बेटा इज नॉट इक्वल टू 90, माँ इमोशनल होगी, बीपी हाई हो गया, गामा इक्वल टू 120। तो बहस तो इनकी 90 के साथ है ना। बारी किसकी रहेगी? अल्फा की। ये क्या कहेगा? अल्फा मुझे भी अपनी पार्टी में लाओ। वो कहेंगे आजा, आ गया। बहस किसके साथ निकाल ली है? 90 डिग्री। बेटा जी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे फेमस क्वेश्चन तो ये पूछा जा सकता है, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है? कौन सा ऐसा क्रिस्टल सिस्टम है जिसमें सब कुछ बराबर है? दैट इज क्यूबिक। क्यूबिक इज मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, ये सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम रहता है। एंड ट्राइक्लिनिक क्या होता है? बोलिए। मोस्ट अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। ये सबसे अनसिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम होता है। क्लियर हो गई बात? इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये तो बात होगी क्रिस्टल सिस्टम की, ब्रेवियस रैटिस की। आगे बढ़िए बेटा जी, आगे हमारा टॉपिक बनता है, आई होप चिपका दिया होगा, चिपकाओ जल्दी से इसको, पॉज करके लिख लो बेसिक। हाँ जी, तो देखिए नेक्स्ट होता है हमारे पास, नेक्स्ट क्या होगा? तो यूनिट सेल की बात कर रहे थे हम लोग। यूनिट सेल किसे कहते हैं? यूनिट सेल किसे कहा जाएगा? स्मॉलेस्ट बट कंप्लीट पोर्शन, which repeated over and again to make space lattice, so that कि हम लोग क्या बना सकें? स्पेस लैटिस बना सके। अभी यूनिट सेल के दो टाइप होते हैं। कौन कौन से होते हैं यूनिट सेल के? वो दो टाइप। सबसे पहला प्रिमिटिव यूनिट सेल, एंड दूसरा हमारे पास होता है नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। दो तरह के यूनिट सेल होते हैं बेटा जी। अच्छा, यूनिट सेल को बनाना भी तो पड़ता है ना, बना दो एक बार। यूनिट सेल आप लोग कुछ इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो। यूनिट सेल इज लाइक क्यूब होता है ना, जैसे हर एक एज लेंथ इक्वल होती है, तो इसमें भी हर एक एज की जो लेंथ रहेगी वो इक्वल रहेगी। यूनिट सेल दो तरह के, प्रिमिटिव यूनिट सेल एंड नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहेंगे? इन विच पार्टिकल्स, constituent particles are present only at corners, जिसमें पार्टिकल सिर्फ कहां पे प्रेजेंट होंगे? सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होंगे। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल किसे कहेंगे? इन विच पार्टिकल्स, बोले तो constituent particles are present at corners as well as at some other position, देखिए परमिटिव यूनिट सेल किसे कहा जाएगा? जिसमें पार्टिकल सिर्फ कॉर्नर पे हो। देखो ना, यूनिट सेल कुछ इस तरह से बनाते हैं हम लोग, इस तरह से बनाया जाता है, इस तरह से। और कॉर्नर समझ लो ना, कोने, ये
इसमें पार्टिकल सिर्फ कहां पे प्रेजेंट रहेंगे, सिर्फ कॉर्नर्स पे प्रेजेंट रहेंगे बेटा जी, यहां पे। और नॉन परमिटिव क्या होगा, देखो कोई भी यूनिट सेल पार्टिकल कॉर्नर पे तो होते हैं, इसमें सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, इसमें कॉर्नर के अलावा कहीं और भी हो सकते हैं। जैसे समझिए ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है, तो पार्टिकल्स कहां होंगे, कॉर्नर्स एज वेल एज एट सम अदर पोजीशन, अदर मान लो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, कहीं भी हो सकते हैं। वो कहां होंगे वो तो हम डिस्कस करेंगे, बट कहीं भी हो सकते हैं। अभी परमिटिव के फर्दर टाइप्स होते हैं। परमिटिव का एक टाइप होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एससी। क्या बोला जाता है, एससी। एससी का मतलब यहां पे है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। और नॉन परमिटिव के कई टाइप होते हैं, बट उनमें से इंपॉर्टेंट मैं पहले ही बताता चलूंगा आपको। एक होता है बीसीसी। बीसीसी की फुल फॉर्म याद रखिए, भारत केमिस्ट्री क्लासेस। ये तो अपने सर्कुलर ट्रिब्यूट है, तुम्हारा याद रखना ही है, चैनल को शेयर करना ही है। एक होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। एक्चुअल में ये मतलब होता है बीसीसी का। उसके बाद होता है एफसीसी। एफसीसी इंपॉर्टेंट यही दोनों है बेटा जी, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है, सिंपल क्यूबिक, बीसीसी, एफसीसी, और इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, एफसीसी की फुल फॉर्म क्या रहेगी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद बढ़िए, एफसीसी के बाद हम लोग बढ़ते हैं ईसीसी। ईसीसी की फुल फॉर्म होती है एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एज सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और लास्ट हमारे पास होता है ईएनसीसी। ईएनसीसी की फुल फॉर्म होती है बेटा जी एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ये 5 तरह की यूनिट सेल है जो हमें डिस्कस करने हैं, बट रिपीट कर दे रहा हूं, इंपॉर्टेंट ये 3 ही हैं। देखिए, अगर आप डिफाइन करोगे, किस तरह से डिफाइन करोगे इनको, पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। इसमें सिर्फ कहां पे होंगे, कॉर्नर्स पे होंगे। इसमें कहां पे होंगे बेटा जी, कॉर्नर प्लस नाम पे चलो बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर, बॉडी के सेंटर में होंगे। इसमें कहां पे होंगे, कॉर्नर प्लस एफसीसी है, यानी कि प्लस में कहां पे होंगे, फेस सेंटर पे भी होंगे, फेस सेंटर। इसमें कहां पे होंगे, कॉर्नर प्लस एज सेंटर है इसका नाम, तो एज सेंटर पे भी होंगे। क्लियर है। एंड सेंटर्ड है तो इसमें कहां पे होंगे, कॉर्नर प्लस एंड सेंटर, एंड सेंटर। एंड सेंटर कई सारे नाम से फेमस है। एंड सेंटर को हम लोग क्या भी बोल सकते हैं, जब भी कभी एंड सेंटर लिखा जाए तो समझ जाना फ्रंट फेसिंग एंड्स, फ्रंट फेसिंग टू अपोजिट फेस, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, टू अपोजिट फेस, या फिर लिखा सकता है अल्टरनेट फेस, अल्टरनेट फेस। ये मतलब भी इसका बेटा जी बनाया जा सकता है। अब समझिए, यूनिट सेल है सारे के सारे, तो पहले इनमें सब में यूनिट सेल बना दो। यूनिट सेल होंगे तो यूनिट सेल इस तरह से बनाए जा सकते हैं, इस तरह से। ये भी यूनिट सेल है भैया, ये भी एक यूनिट सेल है, क्लियर है ना, ये भी एक यूनिट सेल है, ये भी एक यूनिट सेल है, ये भी एक यूनिट सेल है। यूनिट सेल तो इस तरह से बनते हैं, क्यूब की तरह से। अब एक चीज मैं आपको बता के हटा हूं कि कोई भी यूनिट सेल हो उसमें पार्टिकल्स कहां पे होंगे ही होंगे। पार्टिकल्स बेटा जी उसमें होंगे कहां पर, कॉर्नर्स पे तो होंगे ही होंगे, फिक्स पॉइंट है। कहां पे होने वाले हैं, कॉर्नर्स पे। तो कोई भी यूनिट सेल उसमें पहली बार पार्टिकल्स बना दो कॉर्नर्स पे, ये बना दिया सर हमने कॉर्नर्स पे, ठीक है। इस तरह से हम लोग कॉर्नर्स पे लगा सकते हैं, इस तरह से।
ठीक है, ये हमने कॉर्नर लगा दिए। और कॉर्नर कितने होते हैं पता हो? कॉर्नर होते हैं 8 कॉर्नर होते हैं और उनको कंट्रीब्यूशन कितना होता है 1/8। सर ये 1/8 कैसे होता है बेटा? जब किसी भी एक कॉर्नर, जैसे आप इस रूम में हो, ठीक है, इसके कितने कोने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? 8 कॉर्नर होते हैं। अब आप किसी भी एक कॉर्नर की बात कर लो, किसी भी एक कॉर्नर की बात कर लो, आपने एक कॉर्नर पे पार्टिकल को लगा दिया, मान लो उस कोने के आपने आर पार एक फुटबॉल कर दिया, उस कोने के आर पार फुटबॉल कर दिया। और इमेजिन करो कि यहाँ पे हर जगह इस तरह के कमरे बने हुए हैं, हर जगह इस तरह के कमरे बने हुए हैं, कंफ्यूज मत होना। तो वो जो फुटबॉल है वो कितने रूम्स के साथ टच होगी? 1 2 3 4 5 6 7 और ऐसे उस तरफ 8 रूम्स के साथ टच होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिकल फॉर्म में समझाऊं। अभी इसको ऐसे याद रखो कि जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उनको कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, मतलब 1 के 8 हिस्से हो जाते हैं। तो ये हर एक जगह पे होगा 8 × 1/8, 8 × 1/8, 8 × 1/8 रहेगा। क्लियर? अब अगली बात जो आपसे पूछी जाएगी, अभी देखिए बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में पार्टिकल कहां पे होता है? ये एक बॉडी का एक सेंटर होता है, एक बॉडी का एक सेंटर होता है यहाँ पे। और वो कितने रूम्स के साथ टच हो सकती है बोलो? यहाँ पे है कोई, तो वो कितने रूम्स के साथ टच होगा भैया? उसको किसी और रूम से कोई टच नहीं होने वाला, बॉडी के सेंटर में है तो वो एक ही जगह पे टच हो सकता है। अब फेस की बात कर लो, फेस जैसे लूडो की गिट्टी होती है ना, 6 नंबर होते हैं, इस तरह 6 फेस होते हैं। ये ऊपर वाला फेस, ये नीचे वाले फेस का सेंटर, ये पीछे वाले फेस का सेंटर, ये आगे वाले फेस का सेंटर, ये दाएं वाले फेस का सेंटर, ये बाएं वाले, गलत बोल दिया, ये दाएं और ये बाएं। हाँ, इस तरह से कितने फेस हो गए टोटल बेटा जी? 6 हो गए। और एक फेस का कंट्रीब्यूशन कितना होता है? मान लो ये एक फेस है, ये एक फेस है, मैंने इसके आर पार फुटबॉल कर दी, यहाँ पे आर पार मैंने फुटबॉल कर दी बिल्कुल बीचों बीच। वो कितने रूम्स में टच हो सकती है? 1 और 1 के साथ पड़ोसी, यानी कि 1 के 2 हिस्से हो सकते हैं। अब बात करते हैं एज। एज कितनी होती है बेटा जी? एज याद रखिए, एज होती है 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 करके दिखा लो। ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने होंगे? 12। और एक का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? आप कोई भी एक एज लो, मान लो ये एक एज है, मैंने इसकी आर पार फुटबॉल कर दी, बिल्कुल बिल्कुल सेंटर मैंने आर पार फुटबॉल कर दी। ये कितने रूम्स में टच हो सकती है? आप चेक करो। 1 2 3 4। मैं रिपीट कर रहा हूं, टेंशन मत लेना, अभी के लिए याद रखो जो मैं बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल भी समझा दूंगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल वे में समझा दूंगा। अभी क्यों नहीं समझा रहे सर? देखो बेटा, 1 शॉट है तो बहुत फास्टली हमें इसको कंप्लीट करना है, दैट्स व्हाई। ठीक है, और एंड की बात करें तो ये 2 आमने सामने वाले एंड हैं, आमने सामने किनारे नदी के 2 होते हैं, ये 2 किनारे हैं। अब इसके आर पार फुटबॉल कर दी, वो कितने रूम्स में टच होगी? 1 2। इसके आर पार कर दी 1 2। ठीक है, तो 2 है और उसका 1 का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा? 1/2। तो यहां से कर दीजिए पार्टिकल्स, यहां से आ गया 1, यहां से करो कितने आ गए? 2, यहां से करो कितने पार्टिकल्स आ गए? 3, यहां से करो पार्टिकल्स कितने आ गए? 4, यहां से करना सिंपल आउट, कितने आ जाएंगे? 2। इस तरह से नंबर ऑफ एटम्स निकाले जा सकते हैं, या इन्हें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम लोग कह सकते हैं। अभी एक जरूरी बात मैं बताता चलता हूं आपको, देखिए जरूरी बात क्या है, ये लिख लेना, अभी की अभी लिख लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं। अच्छा, न्यूमेरिकल के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ठीक है, जो भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं प्रीवियस ईयर में बन सकते हैं या आए हुए हैं, सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सिंपल क्यूबिक में ए में और आर में, रेडियस में ए और आर का रिलेशन होता है a = 2r। इसमें a होता है 4r/√3। ये रिजल्ट याद रख लेना अभी की अभी, बाकी ज्यादा कुछ आता नहीं है। एफसीसी में होता है a = 4r/√2। √2 गलत तो नहीं बोल रहा मैं सही बोल रहा हूं, a = 4r/√2। अच्छा, ये तो किसका रिलेशन है? रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस। ये रिलेशन है बेटा जी एज लेंथ का और रेडियस का। एक रिलेशन आपसे पूछा जाता है एज लेंथ एंड डायमीटर का, एज लेंथ एंड डायमीटर।
अभी आप सबको पता होगा डायमीटर क्या होता है, डबल ऑफ रेडियस। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू डी। ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू, पुट कर दो ना, डी कितना होता है 2r, तो बस पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 2d बाय रूट 3। ये कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 2d बाय रूट 2। सर ये दोनों भी कराओ, ये दोनों भी कराओ, बेटा ये दोनों है ही नहीं, ये बुक में भी नहीं है। अभी बात करते हैं कि इनकी पैकिंग परसेंटेज क्या होगी। देखिए सिंपल क्यूबिक की पैकिंग परसेंटेज होती है 52.4%, ठीक है, और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक की पैकिंग परसेंटेज होती है 68% एंड एफसीसी की पैकिंग परसेंटेज होती है 74%। अगर आपसे पूछा जाए परसेंटेज ऑफ अनऑक्यूपाइड स्पेस, अनऑक्यूपाइड स्पेस की परसेंटेज बताइए, बता सकते हो नहीं बता सकते हो भैया? जो एरिया पैक्ड हो चुका उसके अलावा जो बच गया वो अनऑक्यूपाइड स्पेस होगा। लाइक अगर मैं यहाँ पे बात करता हूं तो ये हो जाना चाहिए 47.6%, ये हो जाना चाहिए 34% और ये हो जाना चाहिए 26%, ठीक है। एक चीज आपसे पूछी जा सकती है पैकिंग फ्रैक्शन, पता है ना फ्रैक्शन में और परसेंटेज में क्या डिफरेंस होता है? परसेंटेज में हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें नहीं करते सिंपल। तो ये आएगा 0.524 फ्रैक्शन, ये आएगी 0.68 एंड ये आएगा 0.74। आई होप आप सब मेरा पॉइंट समझ रहे हो कि पैकिंग परसेंटेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। समझिए पैकिंग परसेंटेज को अगर मैं सिंपली लिखना चाहूं तो क्या होगी पैकिंग परसेंटेज? इट इज द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस occupied by the spheres in a unit cell, ठीक है। मतलब आपको कोई बोले पैकिंग परसेंटेज निकालो तो कैसे निकालोगे? परसेंटेज ऑफ स्फेयर्स या एटम्स, ऐसे नहीं, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर्स टू द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, और परसेंटेज जब भी निकालेंगे इनटू में 100 आएगा। ये रहता है पैकिंग परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, स्फेयर यानी एटम, जैसे सिंपल क्यूबिक में एक एटम आया था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में 2 एटम आए थे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा एक्चुअल में 4, सो सॉरी फॉर दैट, 4 आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से पैकिंग परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। आगे बढ़ते हैं, आगे बात होती है इनके टाइप्स के। व्हाट डू यू मीन बाय, आपसे पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। समझिए आपसे पूछा गया क्या पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? देखिए क्लोज पैकिंग का मतलब होता है पास पास पैकिंग करना। मैं आपको 2 एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे आपके पास एक पैकिंग है ये, ठीक है, और दूसरी पैकिंग है ये, और मैं आपसे पूछता हूं इन दोनों में से कौन सी पैकिंग ज्यादा अच्छी है? इनमें से कौन सी ज्यादा पैकिंग अच्छी? ऑब्वियसली आप बोलोगे दिस वन इज अ गुड पैकिंग। व्हाई? पैकिंग का मतलब ही क्या होता है? पैकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स शुड बी डन in such a way that maximum space has been occupied. Maximum space has been occupied and minimum space remains vacant. And minimum space remains वैकेंट, कम से कम जगह खाली रहे। कभी भी आप पैकिंग करते हो तो कुछ इस तरह से ही पैकिंग होती है कि ज्यादा से ज्यादा जगह को भरा जा सके और कम से कम जगह वहां पे खाली बचे। यहाँ पे 2 नई टर्म निकल के आती हैं। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर भाई?
कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब समझिए, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर स्फीयर्स, नियरेस्ट नेबर स्फीयर्स, ठीक है। बिल्कुल पास के पड़ोसी कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ टचिंग स्फीयर। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये हमारे पास है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ये है ई, ये है एफ, ये है जी, ये है एच, ये है आई, ये है जे। मैं आपको बोलता हूँ ए का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, तो आप चेक कीजिए ए कितने स्फीयर को टच कर रहा है, एक को, तो ए का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 1। बी कितने स्फीयर को टच कर रहा है, 2 को, तो बी का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 2। सी कितने स्फीयर को टच कर रहा है, 3 को, तो सी का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, सॉरी 2 को टच कर रहा है, ये 2 को टच कर रहा है। डी कितने स्फीयर को टच कर रहा है, चेक कीजिए, डी 4 स्फीयर को टच कर रहा है, तो डी का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 4। ई को चेक कीजिए 2, एफ को चेक कीजिए, एफ आपको दिखाई दे रहा होगा, एफ चेक टच कर रहा है 3 स्फीयर को, तो यहाँ पे एफ का कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 3। क्लियर। इस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं जब भी हमें करना होता है। यहां से एक नई टर्म और निकल के आती है, वॉइड और इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या मतलब होता है वॉइड का या इंटरस्टिशियल साइट का। देखिए, आप स्फीयर्स को कभी भी पैक कर लीजिए, कितने मर्जी अच्छी तरह से पैक कर लीजिए, कुछ ना कुछ जगह खाली बचेगी ही। ठीक है, ये एटम्स को हमने पैक कर दिया, अब जब हमने पैक किया कुछ ना कुछ जगह खाली बची है, इस खाली जगह को हम लोग क्या कहते हैं, वॉइड। सिंपली डिफाइन कर सकते हैं हम लोग, एम्प्टी स्पेस रिमेन्स between the sphere after the between the sphere after the packing of the sphere, after the packing of the spheres। स्फीयर्स को पैक करने के बाद उनके बीच में जो खाली जगह बचेगी, उस खाली जगह को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉइड या इंटरस्टिशियल साइट। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है टाइप्स ऑफ क्लोज पैक स्ट्रक्चर। जल्दी से इसको चिपकाओ, फिर इसको करते हैं। बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लोज पैकिंग की। क्लोज पैकिंग 3 तरह की होती है भैया, क्लोज पैकिंग इन 1D 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2D 2 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 3D मीन्स 3 डायमेंशन। 1 डायमेंशन का मतलब क्या है कि जब आप कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक ही डायमेंशन में लेके जाओगे, एक ही डायरेक्शन में लेके जाओगे, जैसे इसमें जा रहे हो, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ पैकिंग स्फीयर्स आर पैकिंग इन 1D एंड इस पैकिंग का दूसरा नाम होता है लीनियर क्लोज पैकिंग। इसका दूसरा नाम क्या हुआ करता है, लीनियर क्लोज पैकिंग भी हुआ करता है। सर लीनियर क्लोज पैकिंग क्यों बोलते हैं इसे, बेटा जी चेक करो, ये एक लाइन की तरह ही पैक हो रहा है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, आप चेक कीजिए, ये एक स्फीयर है, ये कितने स्फीयर को टच कर रहा है, 1 और 2। सिमिलरली ये एक स्फीयर है, कितने स्फीयर को टच कर रहा है, 2 को, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। अच्छा, यहाँ पे कॉर्नर वाले चेक नहीं करते कभी भी, हम जब हमें कभी कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना तो हम कॉर्नर्स वालों को चेक नहीं किया करते। अब हम करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2D। 2D मतलब 2 डायमेंशन में चलना, अपने 2 डायरेक्शन में चलना है, आपने कुछ ऐसे और ऐसे, कुछ ऐसे जाना है और ऐसे जाना है। तो देखिए जैसे ये है, ये आपने एक लेयर लगाई, 1 2 ऐसे लगा दिए, फिर एग्जैक्ट इसके नीचे दूसरी लेयर लगाई, एग्जैक्ट उसके नीचे तीसरी लेयर लगाई, इसे बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और जब आप एक लेयर स्टार्ट कर रहे हो और उस लेयर के नीचे या तो आगे से या पीछे से, समझ रहे हो, आपने ऐसे एक लेयर लगा दी और अगली लेयर या तो आगे से स्टार्ट कर रहे हो या फिर पीछे से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपकी क्लोज पैकिंग हो जाएगी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब इसको स्क्वायर क्यों बोलते हैं, जैसे आप इसको चेक करो, ये कितने स्क्वायर को टच कर रहा है, 1 2 3 4, ये 4 को टच कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहां पर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा बेटा जी 4। इसको चेक करो आप, जैसे यहां पे ये कितने स्क्वायर को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 स्क्वायर को टच कर रहा है, तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, याद रखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है 6, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होने वाला है 4, ठीक है। और यहाँ पे स्क्वायर टाइप ही बन गया, इस वजह से इसका नाम स्क्वायर क्लोज पैकिंग, और ये हेक्सागोनल टाइप से बन गया, षटकोण टाइप से बन गया है, इसी वजह से इसका नाम क्या हो गया है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया है।
अब बात करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3D, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो 3D में क्या होगा, आप 7 स्फीयर के एक लेयर लगाओगे, 7 के ऊपर फिर 3, फिर 7, फिर 3। अगर आपको 3 दिखाई दे रहा हो, ये सीधे 3 है, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं जो, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 7 सीधे 3 उल्टे 3, 7 सीधे 3 उल्टे 3, 7, इस तरह से पैकिंग होगी। अभी सर ये क्या बोल रहे हो बेटा जी, ये चैप्टर बहुत ज्यादा ना हाइपोथेटिकल है, मैं आपको बताऊं, बहुत ज्यादा आपको सोचने समझने की जरूरत पड़ेगी। इसमें क्या है, 7 3 7 3 7 3, उसमें क्या 7 सीधे 3 उल्टे 3 7, सीधे 3 उल्टे 3 7, इस तरह से इसमें पैकिंग हो रही है। अगर हम 7 को, सभी 7 को ए बोल दें, ए ए ए, यहां पे भी 7 को हम लोग क्या बोल देते हैं, ए ए ए। और 3 को क्या, ये जो सीधे 3 है इन्हें बोल देते हैं बी बी। यहाँ पे जितने सीधे 3 उन्हें बोल देते हैं बी, उल्टे 3 को हम लोग बोल देते हैं सी। तो इसमें इस क्लोज पैकिंग को क्या बोला जाएगा, ए बी ए बी ए बी टाइप पैकिंग। दिस पैकिंग अरेंजमेंट इज ऑल्सो नोन एज ए बी ए बी ए बी टाइप पैकिंग। इसका नाम होगा ए बी ए बी ए बी टाइप पैकिंग। और यहाँ पे अगर आप चेक कर पा रहे हो तो इस पैकिंग का नाम क्या होगा, एबीसी 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 टाइप पैकिंग। क्लियर है बेटा जी? आगे समझिए, इस पैकिंग अरेंजमेंट में क्या है, मान लो ये हमारे पास फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। सिमिलरली ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और ये है सेवंथ लेयर हमारे पास। अब चेक कीजिए, जो फर्स्ट लेयर है वो मिलती जुलती किस लेयर से है, थर्ड लेयर से। जो सेकंड लेयर है वो मिलती जुलती है फोर्थ लेयर से, या ऐसे इस पे टच होगी। फर्स्ट लेयर इज वर्टिकली अलाइंड विद थर्ड, सेकंड लेयर इज वर्टिकली अलाइंड विद फोर्थ। यहां पे चेक करो, जो फर्स्ट लेयर है ये मिलती जुलती है फोर्थ से, सेकंड लेयर है मिलती जुलती है फिफ्थ से, थर्ड लेयर है मिलती जुलती है सिक्स्थ से। तो आप लोग लिख सकते हो, फर्स्ट लेयर इज वर्टिकली अलाइंड विद फोर्थ लेयर, सेकंड लेयर इज वर्टिकली अलाइंड विद फिफ्थ लेयर, थर्ड लेयर इज वर्टिकली अलाइंड विद सिक्स्थ लेयर। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। आगे समझिए एग्जांपल कैसे याद रखने हैं। इसमें जानू मांगे मोर, जानू मांगे मोर, क्या मांग रही है जानू, एक्सपेंसिव मेटल। एक्सपेंसिव मेटल बोले तो प्लेटिनम, सोना, चांदी, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। जानू मांगे मोर, प्लेटिनम, गोल्ड एंड सिल्वर। और हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे प्लेटिनम, गोल्ड, सोना और चांदी, सब कुछ भी नहीं देंगे। आगे बढ़िए, आगे हमें निकालना होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, इस स्फीयर का, इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर आपको निकालना है। तो आप लोग चेक करो, ये कितने स्फीयर के साथ टच में है, 1 2 3 4 5 6, 3 इसके ऊपर लगेंगे, 3 इसके नीचे लगेंगे। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां से कितना हो जाएगा, यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 12। अगर आप उस केस में चेक करो, जैसे आपको इस स्फीयर का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, 6 तो इसके राउंड में लगे हुए हैं, 3 इसको ऊपर से टच करेंगे, 3 इसको नीचे से टच करेंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी हो जाएगा भैया 12। ये सिमिलैरिटी हो गई, ये हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में और क्यूबिक क्लोज पैकिंग में एक सिमिलैरिटी है कि दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 बनता है। एक और सिमिलैरिटी होती है इनकी, वो होती है पैकिंग परसेंटेज। पैकिंग परसेंटेज जब निकाली गई तो इसकी आई 74%, और इसकी पैकिंग परसेंटेज भी कितनी आई है, पैकिंग परसेंटेज आई है इसकी भी 74%। एक बात आता चलूं, सीसीपी को एफसीसी बोल दिया जाता है। सीसीपी जो है एक तरह से एफसीसी टाइप की अरेंजमेंट है। तो ये है क्लोज पैकिंग के 3 टाइप। जल्दी से चिपका लो इनको, जल्दी चिपकाओ। अभी हम लोग बात करते हैं वॉइड के टाइप्स की, ठीक है। तो बेटा जी 3 तरह के वॉइड बड़े फेमस रहते हैं। सबसे पहले हमारे पास है ट्राइगोनल वॉइड, नेक्स्ट है हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड, एंड लास्ट है भैया हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये 3 तरह के वॉइड बहुत फेमस हैं। ट्राइगोनल वॉइड्स क्या होते हैं, दोज वॉइड्स विच आर फॉर्म्ड बाय 3 स्फीयर्स या फॉर्म्ड बिटवीन 3 स्फीयर्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होंगे, दोज वॉइड्स विच आर फॉर्म्ड बिटवीन 4 स्फीयर, जो 4 स्फीयर के बीच में बनते हैं, ठीक है। और 4 स्फीयर में क्या होगा, 3 स्फीयर एक लेयर में होंगे और जो अगले स्फीयर है, जो 4th स्फीयर होगा वो नेक्स्ट लेयर में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर 3, यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है, फॉर्म्ड बिटवीन
6 पेयर, और 6 पेयर किस तरह से होंगे, वो कुछ इस तरह से होंगे, चेक कीजिए। ओके, इस तरह, ओके सॉरी, इस तरह से आप लोग लगाने वाले हो 6 पेयर, 3 एक लेयर में और अगले 3 दूसरी लेयर में। ठीक है, इस तरह से बेटा जी आप लोग इन स्फीयर को अरेंज करने वाले हो। इस तरह से आपने इनको अरेंज कर दिया, 3 निचली स्फीयर में और 3 स्फीयर नीचे वाली लेयर में, और नेक्स्ट 3 जो होंगे वो अपर लेयर में होंगे। आप चाहो तो इनको दिखा भी सकते हो कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से दिखा सकते हो, इस तरह से। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6, याद रखिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा 6 रहेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, ज्यादातर हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं बेटा जी वो बनते हैं टेट्राहेड्रल से रिलेटेड, ऑक्टाहेड्रल से रिलेटेड। आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ एटम्स एंड ऑक्टाहेड्रल वर्ड, टेट्राहेड्रल वर्ड, आपसे पूछा जाता है। समझिए, मान के चलो हम नंबर ऑफ एटम्स बोल देते हैं n, नंबर ऑफ एटम्स हम लोगों ने बोल दिया n, तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे, याद रखना यहाँ पे। वैसे ही कैलकुलेशन करते हैं हम लोग, बट मैं उसमें भी नहीं जाऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट भी नहीं है वो। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे, n। एंड अगर तुम लोग बोलोगे, देखो अगर किसी भी टॉपिक को तुम लोग बोलोगे ना सर ये हमें फुल डीप में समझना है, तो कमेंट में कर देना, मैं फॉर श्योर उस टॉपिक पे ज्यादा लेंथी वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे मान के चलो मैं एक टेबल बना देता हूं, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होते हैं। ठीक है ना, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे, एक में लिख देते हैं उसमें ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने होंगे, एक में लिख देते हैं उसमें टेट्राहेड्रल वर्ड कितने होंगे। जैसे हमारे पास सबसे पहली जो अरेंजमेंट बनती है वो बनती है सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स 1 आते हैं, ऑक्टाहेड्रल 1 होगा, टेट्राहेड्रल वर्ड 2 होंगे, क्योंकि वो डबल होते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल के डबल होते हैं टेट्राहेड्रल वर्ड। अगला हमारे पास बीसीसी, बीसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल 2 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वर्ड 2 होंगे, बट टेट्राहेड्रल वर्ड 4 होंगे। अगली बात आ जाती है एफसीसी की या सीसीपी की, तो एफसीसी में नंबर ऑफ पार्टिकल 4 होते हैं, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड 4 होंगे, टेट्राहेड्रल वर्ड डबल हो जाएंगे। एक होता है एचसीपी, एचसीपी में नंबर ऑफ पार्टिकल याद रखना 6 होते हैं भैया, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड होंगे, ऑक्टाहेड्रल वर्ड बेटा जी 6 होंगे, एंड टेट्राहेड्रल वर्ड ऑब्वियसली उसके डबल हो जाएंगे इस तरह से। क्लियर? और पैकिंग परसेंटेज मैंने आपको बताई हुई है ना, इसकी कितनी होती है अभी बता के हटा हूं, 52.4%, इसकी कितनी होती है 68%, इसकी कितनी होती है 74%, और इसकी कितनी होती है 74%। क्लियर? इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, न्यूमेरिकल अगली वीडियो में कराऊंगा। नेक्स्ट जो होता है हमारे पास, वो हमारे पास होता है रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल, रेडियस रेशियो रूल क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कटायन, रेडियस ऑफ कटायन टू द रेडियस ऑफ अनायन, रेडियस ऑफ अनायन। तो याद रखिए रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा हमेशा, रेडियस रेशियो का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा जी, R पॉजिटिव बाय R नेगेटिव। क्लियर है? आगे बढ़िए, तो एक टेबल होती है रेडियस रेशियो की, बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है ये टेबल, याद करनी पड़ेगी आपको। यहां पे हम लोग लिखते हैं रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो जो होगा वो 0.155 से 0.225, 0.225 से लेकर 0.414, 0.414 से लेकर 0.732 एंड 0.732 से लेकर 1, ये रहता है रेडियस रेशियो। यहां से कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा जाता है कि अगर इस रेंज में आया है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, यहाँ पे 3, ये 4, ये 6, ये 8। ठीक है, इस तरह से बनता है। फिर आपसे पूछा जाता है कि स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर इस रेंज में रेडियस रेशियो आ रहा है तो स्ट्रक्चर क्या होगा, इस रेंज में अगर रेडियस रेशियो आ रहा है तो स्ट्रक्चर बनेगा ट्राइगोनल, ट्राइगोनल। अगर ये आ रहा है तो इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो वो बनता है टेट्राहेड्रल। 6 बनता है तो बेटा जी ऑक्टाहेड्रल, एंड अगर 8 आता है 8 को बोलते हैं हम लोग बीसीसी। ठीक है, फिर एग्जाम्पल की बात आती है, एग्जाम्पल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लोग एग्जाम्पल याद रख सकते हैं, बसंती, बसंती जामुन,
नाचो इन कुत्तों के सामने। बसंती जानू नाचो, वैसे तो मना करता है कौन, जो वीरू होता है मना करता है, बट इसमें वो कह रहा है बसंती जानू नाचो कुत्तों के सामने। सीएस हम लोग बोल रहे कुत्तों के सामने। और खुश कौन हो गया, गब्बर। ओ सांभा, ओ सांभा कालिया कालिया, यही होते हैं ना उसमें जो विलन गब्बर होता है, सांबा होता है, कालिया होता है, इस तरह से ओ सांबा कालिया कालिया। ये एग्जाम्पल रहेंगे, बसंती जानू नाचो कुत्तों के सामने, ओ सांबा कालिया कालिया, इस तरह से। तो ये एग्जाम्पल होंगे बेटा जी। वैसे आप खुद से याद रख सकते हो, ट्रिक की जरूरत नहीं है, मुझे पता है बहुत याद तुम लोग तो कर सकते हो ऐसे। अच्छा, डेंसिटी से रिलेटेड बहुत न्यूमेरिकल बन जाते हैं भैया। डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल से आप लोग किस तरह से डील करोगे, डेंसिटी से रिलेटेड न्यूमेरिकल से आप लोग किस तरह से डील करने वाले हो। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है D इक्वल टू जेड इंटू एम बाय एन ए इंटू ए क्यूब। यहाँ पे D का मतलब होता है D इज डेंसिटी, कई जगह पे ये रो से भी डिनोट किया गया है इसको डेंसिटी। Z इज नंबर ऑफ एटम्स, एंड नंबर ऑफ एटम्स अभी लिखवाए हैं मैंने भैया। अगर सिंपल क्यूबिक का वन होता है BCC है तो 2 है, FCC है तो 4 है। Na का मतलब होता है बेटा जी आवोगाड्रो नंबर, एंड आवोगाड्रो नंबर की वैल्यू कितनी रहती है बोलिए। आवोगाड्रो नंबर की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻²3। एंड ए मीन्स होता है एज लेंथ। ए का मतलब यहां पर है एज लेंथ, याद रखिएगा। ए का मतलब होता है यहां पर एज लेंथ। एज लेंथ आपको नैनोमीटर में दी हो सकती है, पिकोमीटर में दी हो सकती है, आर्मस्ट्रॉन्ग में दी हो सकती है। अगर आपको एज लेंथ नैनोमीटर में दे रखी है, मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हो, 10⁻⁹ मीटर। पिकोमीटर में दे रखी है तो यहाँ पे आप क्या करोगे 10⁻12 मीटर। एंड अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में दे रखी है बेटा जी तो वो होगी 10⁻10 मीटर। और सेंटीमीटर में कैसे करोगे 10⁻7 सेंटीमीटर, है ना। 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ना मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आएगा 10⁻10 सेंटीमीटर, और ये आ जाएगा 10⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर बेटा जी। तो ये हो गया हमारे पास डेंसिटी रेडियसेशन रूल से रिलेटेड अगर न्यूमेरिकल आएंगे। देखो जनरल न्यूमेरिकल इनसे ही बनते हैं, इस टॉपिक से ही सारे के सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, इससे बाहर न्यूमेरिकल बनने के चांसेस नहीं होते हैं। सॉलिड स्टेट में ज्यादातर इससे बनते हैं, वैसे सच्चाई बताऊं आपको। ठीक है, चिपकाओ इसको जल्दी से, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये इम्परफेक्शंस इन सॉलिड, या कह लीजिए डिफेक्ट्स इन सॉलिड। सॉलिड में जो डिफेक्ट होते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। इस टॉपिक को हम पढ़े इससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा आइडियल क्रिस्टल किसे कहते हैं, या आइडियल सॉलिड किसे कहा जाएगा। आइडियल क्रिस्टल किसे कहा जाएगा, दोज क्रिस्टल इन विच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर एट देयर ऑन पोजीशन। पार्टिकल्स आर एट देयर ऑन पोजीशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल उनकी खुद की पोजीशन पर बने रहे, जहां वो प्रेजेंट है वहीं वो प्रेजेंट रहे। ठीक है, जैसे मैं एक सॉलिड बना रहा हूं, मान के चलिए मैंने एक सॉलिड बनाया एंड मैं इसको नॉन आयनिक मान के चल रहा हूं। मान लीजिए ये पार्टिकल्स हैं और ये पार्टिकल्स लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, सारे अपनी जगह पे अरेंज हैं। तो इसे मैं क्या बोलूंगा बेटा जी, इसे हम लोग बोलेंगे आइडियल क्रिस्टल। नाउ व्हाट इज डिफेक्ट, डिफेक्ट किसे कहा जाएगा या इम्परफेक्शन किसे कहा जाएगा, एनी इरेगुलरिटी और डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है चेंज कर देना। डेविएशन इन द अरेंजमेंट ऑफ आइडियल क्रिस्टल। हमारे पास एक आइडियल क्रिस्टल है, ठीक है, मान के चलिए ये क्रिस्टल है हमारे पास जिसमें कांस्टेंट पार्टिकल बिल्कुल अपनी पोजीशन पे बने हुए हैं। अब मैं इसके साथ कुछ पंगे ले लूं, इसके साथ कुछ पंगे ले जाए, कुछ कम किया जाए, कुछ ज्यादा किया जाए, उन्हीं को पंगे लेना बोलते हैं। मान लीजिए हमने कुछ कम कर दिया, अभी इसको देख लीजिए, जैसे मान लो ये है, ठीक है। अभी आप नोटिस करो कि यहां से कोई चीज चली गई है, या फिर मान लो कि यहाँ पे दो नए पार्टिकल की एंट्री है। आइडियल क्रिस्टल किसे कहते हैं, जिसमें पार्टिकल अपनी जगह पे बने रहे।
बट अभी क्या है, पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई है। अच्छा देखिए, जब कुछ जाता है तब एक डिफेक्ट राइज होता है विच इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। और जब कुछ बाहर से कोई चीज आती है तो इसे बोलते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। क्या बोलते हैं इसे, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अगर मैं बात करूं इस डिफेक्ट में डेंसिटी जनरली डिक्रीज होती है। जनरली क्या, हमेशा ही डिक्रीज होती है, क्योंकि जब कोई पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा तो मास डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे नए पार्टिकल की एंट्री होती है तो यहाँ पे डेंसिटी और हार्डनेस जो है वो इंक्रीज हो जाती है, याद रखिए। तीन तरह के डिफेक्ट होते हैं जो, अच्छा वैसे तीन तरह के होता है। पहला होता है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है हमारे पास पॉइंट डिफेक्ट, एक होता है हमारे पास लाइन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट किसे कहते हैं, विच अराइज ड्यू टू द इरेगुलरिटी ऑफ वन पॉइंट, जो कि एक पॉइंट की इरेगुलरिटी की वजह से अराइज होगा, उसे हम लोग बोलेंगे पॉइंट डिफेक्ट। एंड लाइन डिफेक्ट किसे कहेंगे हम लोग, विच अराइज ड्यू टू द इरेगुलरिटी ऑफ लाइन। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझाता हूं। जैसे आपके पास ये एक आइडियल क्रिस्टल है। आइडियल क्रिस्टल क्या होता है, जिसमें पार्टिकल अपनी जगह पे बने रहे, ठीक है, ये है। अब डिफेक्ट करने के दो तरीके होते हैं, कुछ कम कर देना या कुछ ज्यादा कर देना। मान लीजिए ये है, या फिर कुछ ये इस तरह से हो जाए। एक पॉइंट कम या ज्यादा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट डिफेक्ट बोलेंगे। और लाइन डिफेक्ट किसे कहेंगे, जैसे कि आपके पास ये एक आइडियल क्रिस्टल है बेटा जी, ध्यान दीजिए, ये एक आइडियल क्रिस्टल है जिसमें पार्टिकल अपनी जगह पे बने हुए हैं। अब मान लो ये हो जाए, अब पूरी की पूरी लाइन साफ हो गई, या फिर एक पूरी की पूरी नई लाइन की एंट्री हो जाए, एक पूरी पूरी नई लाइन की एंट्री हो गई है, तो वो आइडियल नहीं रहा, वो नॉन आइडियल हो चुका है, उसमें डिफेक्ट हो चुका है। जब एक पॉइंट की वजह से डिफेक्ट होगा दैट इज पॉइंट डिफेक्ट, एक पूरी पूरी लाइन की वजह से डिफेक्ट होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, लाइन डिफेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब तीन तरह के डिफेक्ट होते हैं बहुत फेमस। सबसे पहला हमारे पास है, अच्छा ये हमारे सिलेबस में नहीं है, पॉइंट डिफेक्ट के तीन टाइप होते हैं। पहला स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। दूसरा होता है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। और लास्ट होता है हमारे पास इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करें स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। दोज डिफेक्ट इन विच स्टोइकियोमेट्री इज नॉट डिस्टर्ब, स्टोइकियोमेट्री इज नॉट डिस्टर्ब, जिसमें स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं किया जाता। सर क्या मतलब है स्टोइकियोमेट्री का, इन विच रेशियो ऑफ कटायन एंड एनायन रिमेन सेम, या नंबर ऑफ कटायन एंड एनायन इक्वल रहता है, जिसमें कटायन का और एनायन का नंबर इक्वल रहे, उसे हम लोग बोलेंगे स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब बात करते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट किसे कहेंगे, इन विच स्टोइकियोमेट्री इज डिस्टर्ब, स्टोइकियोमेट्री को डिस्टर्ब कर दिया जाए, जिसमें स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाए, छेड़छाड़ हो जाए। देखो बेटे स्टोइकियोमेट्री आप लोगों ने सुना होगा वर्ड, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री जिसमें नंबर ऑफ कटायन इक्वल ना रहे नंबर ऑफ अनायंस के, आप देखोगे हम करेंगे भी, इनको एक्सप्लेन भी करेंगे, तब ज्यादा फील आएगी आपको। जिसमें नंबर ऑफ कटायन इक्वल ना रहे नंबर ऑफ अनायंस के, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। इम्प्योरिटी डिफेक्ट किसे कहा जाएगा, विच अराइज ड्यू टू द एडिशन ऑफ फॉरेन इम्प्योरिटीज। ये डिफेक्ट कब अराइज होगा, जब हम लोग फॉरेन इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे, बाहर से कुछ इम्प्योरिटीज को ऐड करेंगे, देखेंगे, तभी इसका नाम इम्प्योरिटी डिफेक्ट है। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप होते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट
एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, ये बड़ा फेमस है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रैंकल डिफेक्ट एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट के भी टाइप्स होते हैं। सबसे पहला हमारे पास है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरे नंबर पे हमारे पास रहता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इनको ही हम लोगों ने एक्सप्लेन करना है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये भी है, इसको भी डिस्कस करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या होता है? देखिए, सॉरी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसकी डिफरेंस बिटवीन फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट। फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को बनाया जाएगा कुछ इस तरह से बनाया जाता है इसको। कुछ इस तरह से, ठीक है, और इसको बनाओगे कुछ इस तरह से। और मैंने बहुत फेमस एग्जांपल, बड़ा सिंपल एग्जांपल आपको दिया होगा। एक मिनट, मेरे को थोड़ा सा इसको बनाने में टाइम लगेगा। ये अब बेटा, जब इन दोनों केस पे मैंने आपको बताया था, मान के चलो कि ये तुम्हारे भारत सर का फर्स्ट बैच है जब उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, और ये उनका सेकंड बैच है जब उन्होंने पढ़ाना, मतलब पढ़ाते हुए 1 साल हो गया था। तो देखिए, जब फर्स्ट बैच होगा तो कम बच्चे आएंगे ऑब्वियसली, और अगर वो अच्छा पढ़ाते गए तो सेकंड बैच में ऑब्वियसली भीड़ बहुत ज्यादा होगा। ऐसा ही कुछ हुआ था, और ऐसे ही कुछ हम लोग यहाँ पे भी समझ रहे हैं। अब क्लास में, अच्छा मैंने बोला है केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी अगर आप लोग याद रखो पॉजिटिव इज मेल एंड नेगेटिव इज फीमेल, ये याद रखना। बहुत आसान लगने लगी केमिस्ट्री आपको अगर पॉजिटिव को मेल मान के चलोगे, नेगेटिव को फीमेल मान के चलोगे। तो अभी देखिए क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, अभी ये दोनों बात कर रहे हैं, ये दोनों बात कर रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, अभी पहला साल है तो मैं इन भाई साहब को उठा के पीछे भेज दूंगा। जनरली यही होगा कि लड़का लड़की बात करें, हम किसको उठा के पीछे भेजेंगे, ऑब्वियसली लड़के को भेजा जाएगा। फिर दूसरे साल भी ऐसा होगा। अब ये होते हैं परिंदे, बात करते हैं, ये बात कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, इनको उठा के पीछे भेजू, भेजने की जगह ही नहीं है, बहुत भीड़ भाड़ है, तो मैंने उठा के इन दोनों को बाहर कर दिया। सर एक को क्यों नहीं बाहर किया, क्योंकि सर ऑलरेडी बदनाम हो चुके हैं बहुत ज्यादा कि सर लड़कों को पीछे भेजते हैं, लड़कों से बहस निकालते हैं, तो इसमें हमने दोनों को उठा के बाहर निकाल दिया। तो आप लोग देखिए, इन दिस डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट cation चेंज देयर पोजीशन, चेंज या कह लीजिए लीव देयर पोजीशन एंड ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट, इंटरस्टिशियल साइट। इसमें कटाइन अपनी जगह छोड़ेगा और किसी इंटरस्टिशियल साइट पे जाके बैठ जाएगा, किसी खाली जगह पे जाके बैठ जाएगा। इस डिफेक्ट में क्या होगा, अगर कोई और भी बात कर रहा होगा हम उसको भी बाहर निकाल देंगे। तो इन दिस डिफेक्ट इक्वल नंबर ऑफ cations एंड anion लीव द लैटिस। लीव द लैटिस का मतलब क्या है, इस रूम को ही छोड़ के बाहर चले गए हैं वो। क्लियर। अब अगली बात आइए, इस डिफेक्ट में अगर बात करें जितने बच्चे पहले थे या जितने आयंस पहले थे उतने आयंस अब भी हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मास रिमेन्स सेम। मास क्या रहेगा, सेम रहेगा। इस डिफेक्ट में बाहर चले गए हैं तो मास क्या होगा भी, बोलिए,
मास क्या होने वाला है इसमें, डिक्रीजेस, मास इसमें डिक्रीज हो जाएगा। अब मास इसमें सेम रहा, इसमें डिक्रीज। अब डेंसिटी पे अगर मैं बोलूं, देखिए वॉल्यूम तो सेम है, अब डेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। अगर मास सेम है तो आप लोग क्या लिखोगे, डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी सेम रहेगी। और इसमें बात करें, इसमें डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी डिक्रीजेस, इसमें डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब अगला आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, बिजली अच्छे से पास होगी या नहीं होगी। आप चेक कीजिए, यहाँ पे क्या है, जितने आयंस पहले थे, जितना स्पेस पहले था, सब कुछ उतना है। इसमें आयंस बहुत ज्यादा है बट मूव नहीं कर पा रहे थे, स्पेस बन गया, अच्छे से मूव कर पाएंगे, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप लोग लिख सकते हो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रिमेन सेम। इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और इसमें बात करें, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी है जो ये अच्छी शो करता है, वो है ये, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटा जी इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीजेस। क्लियर है सर, क्यों इंक्रीज हुई, क्योंकि आयंस को मूव करने का स्पेस मिल गया है, पहले वो मूव नहीं कर पा रहे थे, अब कंडक्टिविटी के लिए आयंस को मूव करना भी जरूरी है। अब आप अगली बात करिए कि इसमें मैंने दो बातें कर रहे थे, सिर्फ लड़के को उठा के पीछे भेजा, तो ऑब्वियसली वो लड़का नजरों में कम है, इंपॉर्टेंट। और इसमें दोनों को बाहर किया है, दोनों बात करें तो दोनों को बाहर किया है, तो कोई पार्शियलिटी तो नहीं की, सबको इक्वल मानना है। तो देखिए इसमें लड़के को उठा के क्यों पीछे भेजा है, क्योंकि साइज ऑफ कटायन इज स्मॉलर देन साइज ऑफ अनायन, क्योंकि कटायन का साइज होता है वो अनायन से छोटा होता है। इस केस में बात करो, इसमें दोनों को बाहर किया है, तो आप लोग लिख सकते हो साइज ऑफ कटायन इज इक्वल टू साइज ऑफ अनायन। इसमें कटायन का और एनायन का साइज जो रहेगा वो इक्वल रहेगा। अगली बात पे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हो सकता है भी। ये डिफेक्ट कब हुआ, जब बच्चे कम थे, तभी तो उठा के पीछे भेज दिया। तो आप लोग लिख सकते हो दिस डिफेक्ट अकर इन लो कोऑर्डिनेशन नंबर। ये डिफेक्ट कब होता है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। और ये कब हुआ, जब भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी, तो हमने पीछे नहीं भेजा, हमने सीधे बाहर किया। तो दिस डिफेक्ट अकर इन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। पेपर में क्वेश्चन का डिफरेंस पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा चांस है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है वो कौन सा कंपाउंड है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, दैट इज AgBr, सिल्वर ब्रोमाइड दोनों शो करता है। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके, यहाँ पे हो सकता है NaCl, KCl, KBr, यहाँ पे हो सकता है AgCl, AgI, AgBr, तो दोनों में हो ही गया। एग्जांपल में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, ठीक है। फ्रैंकल जो है वो जनरली सिल्वर द्वारा शो किया जाता है। अब है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के टाइप। अब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बेटा जी दो टाइप होते हैं। पहला मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट कब हो सकता है, कब मेटल एक्सेस डिफेक्ट होगा। अगर याद हो, मेटल एक्सेस जो है वो टाइप है किसका, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का, जिसमें स्टोइकियोमेट्री डिस्टर्ब हो जाती है, मतलब नंबर ऑफ कटायंस इक्वल नहीं होते नंबर ऑफ अनायंस के। तो याद रखिए मेटल एक्सेस कब होता है, व्हेन नंबर ऑफ कटायंस आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ एनायन। अगर कभी भी कटायन ज्यादा हो जाए एनायन से तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है, और अगर कभी भी नंबर ऑफ अनायन ज्यादा हो जाए नंबर ऑफ कटायन से तो बेटा जी कौन सा डिफेक्ट होगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट होगा। अब समझने वाली बात यह है कि कटायन ज्यादा किस तरह से हो सकते हैं। पहला एनायन वैकेंसी की वजह से हो सकता है, एनायन वैकेंसी अगर हो, है ना। जब एनायन अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा तो एनायन अपने आप कम हो जाएगा। हमारा काम तो ये है ना, कटायन को ज्यादा करना, एनायन को कम करना। या फिर कब बन सकता है, interstitial sites are occupied by cation। या फिर आप देखो वो याद है 3 इडियट टॉप करने के दो तरीके हैं, या तो खुद ज्यादा अच्छे नंबर ले आओ, दूसरों को कम लाने पर मजबूर कर दो। पहले हमने एनायन को कम कर दिया और दूसरे केस में हम कटायन को ज्यादा कर देते हैं। सेम फंडा वहां पे होगा
ठीक है, हम लोग यहाँ पे एनायन को ज्यादा किस तरह से कर सकते हैं, कटायन वैकेंसी करके, ठीक है, कटायन वैकेंसी करके, और दूसरा इंटरस्टिशियल साइट्स ऑक्यूपाइड बाय एनायन, दूसरा तरीका ये हो सकता है। ठीक है, तो अभी हम लोग इस सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये, इसको हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं एनायन वैकेंसी को। हमारे पास एक सॉलिड है, मान लीजिए हमारे पास है NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, 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 Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ठीक है, तो क्या होगा जब मैं इसको हीट करूंगा ना, ठीक है, व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, anion leave the lattice and create a hole. anion ने अपनी जगह छोड़ दी, anion अपनी जगह छोड़ के बाहर चला गया और यहाँ पे एक होल क्रिएट हो गया। इस होल को हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन वैकेंसी। क्या बोला जाता है, एनायन वैकेंसी। जब इसने अपनी जगह छोड़ दी तो इसे क्या बोला जाएगा, एनायन वैकेंसी। एंड दिस होल इज ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। और इस होल को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, क्योंकि एनायन अपनी जगह छोड़ के गया है तो नेगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो नेगेटिव चार्ज को पूरा करने के लिए हम यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन डाल देंगे। अब इस जगह को बोला जाएगा एफ सेंटर occupied by electron, and as a result ionic solid becomes color। ये जो आयनिक सॉलिड है ये कलर्ड हो जाता है और इस प्रोसेस को कहा जाता है एफ सेंटर। रिपीट कर रहा हूं, जब आप एक आयनिक सॉलिड को गर्म करोगे तो क्या होगा कि एनायन अपनी जगह छोड़ के जाएगा, एनायन वैकेंसी क्रिएट होगी, उस वैकेंसी को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा। एंड मैं आपको बताऊं कि जैसे आप NaCl को गर्म कर रहे हो तो NaCl का कलर हो जाता है व्हाइट से येलो कलर हो जाता है। ठीक है, बड़ा फेमस है ये एफ सेंटर। एफ सेंटर का मतलब होता है कलर सेंटर, ये इसको कलर प्रोवाइड करेगा। क्लियर है, तो डिफेक्ट से जनरली क्वेश्चन या तो एफ सेंटर से आता है या फिर फ्रैंकल या शॉर्ट